जनाब, एक कहावत है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और नेपाल में भूचाल आ चुका है। भूचाल किसने लाया है? इन्हीं जवानियों ने, यानी यूथ ने, जेन जियो ने। और एक आंदोलन शुरू हुआ नेपाल में, जेन जी आंदोलन, जिसने पूरे नेपाल की राजनीतिक सत्ता बदल कर रख दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरा नेपाल जल रहा है और पूरा नेपाल जो है वो अब एक स्वर में बोल रहा है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस जेन जी आंदोलन की शुरुआत हुई, इसको हम जानने की कोशिश करें। इस आंदोलन के बीच आज से कई महीने पहले ही बोए जा चुके। दरअसल नेपाल में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अराजकता के बीच में एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें नेताओं के, मिनिस्टरों के और जो अधिकारी है नेपाल में, बड़े बड़े पोस्ट पर जो अधिकारी है, उन नेताओं के बच्चों के, उन अधिकारियों के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें निकल कर आई। कैसी तस्वीरें? जिसमें वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जिसमें वो ब्रांडेड चीजों का शो ऑफ कर रहे हैं, जिसमें वो अपने पार्टी के दूसरे देशों में घूमने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे थे। एक तरफ जहां नेपाल में मिनिस्टरों के बच्चों के लग्जरियस लाइफ सामने सोशल मीडिया पर आ रहे थे, जहां पर नेताओं के पार्टी करने की तस्वीरें निकल कर आ रही थी, वहीं पर यूथ ने सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चला दिया। हैशटैग क्या था? नेपो किड्स। हैशटैग नेपो किड्स करके एक पूरे सोशल मीडिया में हैशटैग चला, जिसमें जो नेताओं के बच्चों के लग्जरियस लाइफ, नेताओं की पार्टियां और दूसरे तरफ देश में बेरोजगारी और देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन दो तस्वीरों को एक साथ में कंपैरिजन करके सोशल मीडिया में वायरल किया जाने लगा। और ये सोशल मीडिया में वायरल भी होने लगा, बहुत तेजी से वायरल हुआ, आम लोगों तक पहुंचने लगी। नेपाल के लोकल जो मीडिया हाउस थे, उन पर नेताओं का कंट्रोल तो था, देश के पीएम का कंट्रोल तो था, पर जो सोशल मीडिया था उस पर कंट्रोल नहीं था। और सोशल मीडिया में जमकर जो आम लोग है, खासकर यूथ है, वो जो नेपाल की जो असली तस्वीरें है उसको लाकर सामने रखने लगे। लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जनता के टैक्स के पैसों को जो नेता है और नेता के बच्चे हैं वो अपने लग्जरियस लाइफ को और स्टैंडर्ड बनाने के लिए उस पर खर्च कर रहे हैं। किसके पैसे? आम जनता के पैसे। धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ में आने लगा और ये हैशटैग बहुत वायरल होने लगा। इसके बाद नेपाल की जो सरकार है, उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया को पत्र लिखा कि आप हमारे देश के टैक्स के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और अगर 7 दिन के अंदर आप इस चीज का समाधान नहीं करते हैं तो हमारी सरकार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देगी। इसके बीच नेपाल के एक कोर्ट का आदेश भी आता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी या नेपाल के गवर्नमेंट के टैक्स रूल के खिलाफ जाती है तो गवर्नमेंट चाहे तो उस पर बैन लगा सकती है। और कोर्ट के इसी फैसले को ढाल बनाकर नेपाल की सरकार ने ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे और कई सोशल मीडिया पर बैन लगा दिए। ये बैन 4 सितंबर को लगाई गई। और इसके बाद वहां के आम जनता को ये लगा कि हम अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे, भ्रष्टाचार की खबरें लोगों तक पहुंचा रहे थे, नेपाल की असली तस्वीरों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जनता तक पहुंचा रहे थे, उस पर अब सरकार ने बैन लगा दिया और कहीं ना कहीं उनके स्वतंत्रता का हनन किया, लोकतंत्र की हत्या की। बस इसी को लेकर 8 सितंबर को एक आंदोलन की तैयारी की जाती है, जिसको जेन जी का नाम दिया जाता है। जेन जी का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें यूथ आगे आ रहे थे। सरकार ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर तो बैन लगा दिया था, पर टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था। और साथ में और कुछ 2-4 प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, उन पर सरकार ने बैन नहीं लगाया था। इन्हीं सोशल मीडिया का यूज करके, खासकर टिकटॉक का यूज करके और इसी टिकटॉक का उपयोग करके जो वहां का यूथ है वो 8 सितंबर को होने वाले इस जेन जी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाए, इस जेन जी आंदोलन के उद्देश्यों को तक लोगों तक पहुंचाए। उसके बाद 8 सितंबर को एक बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी संख्या में, और इस आंदोलन को जनता का सपोर्ट मिलने लगता है। और 8 सितंबर को काठमांडू में जनता की भीड़ उमड़ पड़ती है सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के नियमों के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ और खासकर बेरोजगारी के खिलाफ। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े शामिल होते हैं। चूंकि इस पूरे आंदोलन को जेन जी का नाम दिया गया, जेन जी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अनुयायी जो है वो जनरेशन जेड यानी यूथ कर रहे थे, और यूथ की भी एक बड़ी तादाद इस पूरे आंदोलन में शामिल हुई। खासकर 18 से
28 साल के स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे इस आंदोलन में शामिल हुए। वो अपने साथ बैग और वाटर बोतल लेकर पहुंचे हुए थे और लगातार सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लग रहे थे, बेरोजगारी के खिलाफ नारे लग रहे थे और ओली इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अब जिस आंदोलन को प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को शांति वार्ता के द्वारा सुलझाए, पर उन्होंने अपने घमंड में, अपने सत्ता के नशे में चूर होकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, वो भी बलपूर्वक। और उन्होंने इस 18 से 28 साल के यूथ के खिलाफ जो रबर बुलेट है उसका उपयोग किया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया और लाठी चार्ज भी किया। बड़ी बेरहमी से पहले इन छात्रों को, इन यूथ को पीटा गया, लाठी से पीटा गया, लाठी चार्ज जो किया गया था। उसके बाद एक आदेश आता है, जिस आदेश ने इस पूरे सत्ता को पलट कर रख दिया। वो आदेश होता है कि जो भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं उनको गोली मार दी जाए। ये आदेश आने के बाद 19 छात्रों को गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। आप सोच सकते हैं, 19 छात्र को गोली मार दी जाती है। किसी किसी छात्र के माथे पे गोली लगती है, सिर पे गोली मारी जाती है, किसी के सीने में गोली मारी जाती है। और इस पूरे तस्वीर ने पूरे नेपाल के लोगों में एक गुस्सा भड़का दिया और वो लगातार सड़कों पर उतरते रहे। और इसी बीच में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक स्टूडेंट के सिर पे गोली लगी थी, वो सड़क पर गिरा हुआ था और एक बच्चे का जूता जो खून से सना हुआ था वो भी सड़क पर गिरा हुआ था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फोटोज वायरल हुए, तब लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा और जो ऑपोजिशन पार्टी वाले थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। जो नेता अब तक इस आंदोलन से दूरियां बनाए रखे थे, वो विपक्षी नेता भी अब इस आंदोलन में शामिल होने लगे। और जब पुलिस ने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, तब पुलिस वाले से यूथ भीड़ गए और उन्होंने जो घेराबंदी किया गया था उस घेराबंदी को तोड़कर वो सांसद तक पहुंचे। सांसद भवन को आग लगा दिया गया और इसी बीच में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको यकीन था कि ओली अपनी सत्ता बचा लेंगे, अपनी गद्दी बचा लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो आंदोलनकारी थे, तो जेनजी आंदोलनकारी थे, वो सांसद को आग के हवाले कर दिए। सांसद भवन को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। जो नेताओं के बड़े बड़े होटल्स थे उनको आग के हवाले कर दिया। वो कई मिनिस्टरों के घर में घुस गए और साथ ही वो पूर्व जो पीएम थे उनके घर में भी घुसकर उनके घर में आगजनी की और उनके पत्नी की हत्या कर दी। और इसी प्रकार जो केपी शर्मा ओली थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको और उनके फैमिली को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हेलीकॉप्टर से उनके पूरे परिवार को रेस्क्यू किया गया और किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हुए। अब जो आंदोलनकारी है, जो जेनजीज है, वो सड़कों पर है नेपाल के। उन्होंने पुलिस को भी बंधक बना लिया है और अब पूरे देश में आर्मी का शासन, यानी जो सेना का शासन है, वो लागू कर दिया गया है। और सेना लगातार आंदोलनकारियों से ये निवेदन कर रही है कि वो अब इस आंदोलन को शांत करे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन था, उस आंदोलन ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पर जेनजी अभी भी जो है वो शांत नहीं हुए हैं। इसी बीच में कई सारी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, जिसमें होम मिनिस्टर नाले में कूदकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, पर उसी नाले में जो जेनजीस है वो भी कूद गए और साथ में उनकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी। और जिस डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया था आंदोलनकारियों ने, उनकी भी हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं अब पूरा नेपाल जो है वो जल रहा है। नेपाल की हालत भी जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के जैसा हो चुका है। और इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि कोई भी नेता हो, अगर वो तानाशाही करेगा, अगर वो अपनी मन मर्जी चलाएगा, तो जनता एक न एक दिन उसके खिलाफ जरूर खड़े होगी, क्योंकि लोकतंत्र जनता का है और जनता जिस दिन भड़क गई उस दिन अच्छे अच्छे नेताओं की भी ये बैंड बजाकर रख देंगे। हालांकि सोशल मीडिया से बैन अब हटा दिया गया है और कई तस्वीरें अब जो है वो नेपाल से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर सहित जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके आलीशान बंगलों में जो जेनजीज है वो घुस गए हैं, अब तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के पैसों को वो किस प्रकार से अपने अय्याशी में और अपने निजी स्वार्थ में वो उपयोग कर रहे थे, किस प्रकार से वो अपने लिए आलीशान घर बना रहे थे
उनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड चीजों का यूज कर रहे थे, ये सारे जनता के पैसे थे। भ्रष्टाचार जो था वो नेपाल में चरम सीमा पर पहुंच गया था, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गया था, और जिसने बाद में आंदोलन रूप ले लिया। यूथ जब जागती है तब देश में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। नेपाल से कई देशों को सीख लेने की जरूरत है कि वो भ्रष्टाचार उस सीमा तक ही करे जिस सीमा तक लोग उसको सह सके। जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनके पैसों का नेता किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, किस प्रकार से वो अपने अय्याशी में जनता के टैक्स के पैसों का उपयोग करते हैं, उस दिन वो सत्ता बदल कर रख देंगे। जिस दिन युवा को यह समझ में आ जाएगा, आम जनता को समझ में आ जाएगा, उस दिन वो उनकी सत्ता परिवर्तन करके रख देंगे।